जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। अब जो है कि देखा जा रहा है कि सामान्य तौर पे अब लगातार एग्जाम आने वाले हैं। जून से स्टार्ट हो जाइए। जून में देखेंगे आपका यूपी पीजीटी का, है ना, यूपी पीजीटी का। फिर जुलाई में आ जाइए, जुलाई में आते हैं तो जुलाई में आपका यूपी टेट का हो जाएगा, यूपी टेट का, ठीक है। उसके बाद जो है कि लगातार एग्जाम, फिर अक्टूबर में आइए तो अक्टूबर में आपका यूपी HEO का, ठीक है। तो ये बिल्कुल नया फ्रेश क्लास आपको स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें बेसिकली जो है कि आपका यूपी टेट प्लस आपका सीटेट और यहां पे बिहार टेट और इसके अलावा जो टायर 3 और टायर 4 के लिए बेसिकली जो कॉमन पेपर है जीएस का, उसके लिए जीएस का जो कॉमन पेपर है उसके लिए, और इसके साथ साथ आपका झारखंड टेट भी ले लीजिए, झारखंड टेट और ऑल वनडे एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए क्लास स्टार्ट हो रहा है। और इसके बारे में देखा जाए तो चूंकि ये जो आपका जुलाई में ये जो देखा जाए तो जुलाई में आपको 2, 3 और 4 जुलाई को एग्जाम डेट पहले ही जो है कि दे दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे वो कोर्स आपको 30 जून से पहले करा देंगे। एडमिट कार्ड आने से पहले आपका पूरा कोर्स जो है कि कंप्लीट करा दिया जाएगा। यूट्यूब पे ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, लगातार मिलती रहेंगी, जिसमें आपका क्लास, इसमें कौन कौन सी क्लासेस होंगी तो इसमें आपका SST का होगा, SST के बाद देखेंगे CDP का होगा, है ना, उसके बाद हिंदी का होगा, इतनी क्लासेस जो है कि मेरे द्वारा जो है कि दी जाएगी। और अख्तर सर हैं तो वो अपना अलग से जो है कि मैथ और रीजनिंग और साइंस की क्लासेस SST के लिए देंगे, साथ साथ GS के लिए भी देते रहेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सा स्टार्ट करने के साथ ही साथ मैं आपको इसका थोड़ा सा नेचर आपको बता देता हूं कि किस नेचर से जो है क्लास चलेगी। है ना, क्लास का जो नेचर होगा, सामान्य तौर पे जो क्लास का नेचर होगा वो नेचर ऐसा होगा कि चूंकि हम इसको आज जैसे देख लिया जाए तो आज 17 तारीख हो गया, 17 तारीख, और 28 जून तक मान के चलिए कि पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास मोटा मोटा देखा जाए तो आज 17 तारीख है तो 18 से ले लिया जाए तो 10 दिन इधर हो गया, 28 2 महीना उधर हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास 70 दिन है। कितने दिन है? कुल 70 दिन है। 70 दिन में पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कराना है। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं कराई जाएगी। ये ऐसा टाइम पीरियड है कि इस टाइम पीरियड पे कंसोलिडेटेड यानी कि बिल्कुल सारगर्भित रूप से अगर आपको मटेरियल मिल जाए जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में फायदा पहुंचाए तो वो ज्यादा बेटर होता है। उसी नजरिए से पूरा क्लास जो है कि होगा। जैसे इतिहास का ये फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे इतिहास के बारे में मोटी मोटी चीजें जो है कि जानेंगे, पूरे इतिहास के बारे में मोटी मोटी चीजें जानेंगे। साथ ही साथ इसको करने के बाद एक आइडिया मिल जाएगा आपको इतिहास के किन किन सेक्टर से कैसे कैसे जो है कि प्रश्न मिलते हैं। सामान्य तौर पे वन लाइनर टाइप के यहाँ पे मैंने जो है कि यहाँ पे रखा है, कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं रखी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लास में जाएंगे तो फाउंडेशन कोर्स तो वो 6 महीने जो है कि साल भर चलेगा, एक ही सब्जेक्ट जो है 3-4 महीना चलेगा, तो उस टाइप का जो है कि अब यहाँ पे क्लास नहीं होगा। क्लास का नेचर क्या होगा? सीधे टू द पॉइंट हम उन चीजों की बात करेंगे जो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, और उन्हीं बेस पे जो है कि क्वेश्चन देखा जाएगा कि इन फैक्ट से या इन लाइनों से कैसे कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सामान्य तौर पे देखा जाए
तो ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा से बहुत सारी शब्दावली, जैसे भी आप चाहे बायोलॉजी में पढ़िए, केमिस्ट्री में पढ़िए, फिजिक्स में पढ़िए या किसी भी आप सब्जेक्ट में पढ़िए, तो लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा का जो है वहाँ पे नाम आता है। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब देखिए, यहाँ पे लाइन बाय लाइन तो चीजें दी गई हैं, बट हो सकता है मैं जब आपको एक्सप्लेन करूं, बताऊं, तो एक ही जगह पूरा एक कॉन्सेप्ट फॉर्म में मैं आपको चीजें बता दूं। हो सकता है वो फैक्ट के फॉर्म में या लाइन के फॉर्म में आपको आगे चल के मिले, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास शब्द का अर्थ देखा जाए तो यहाँ पे मतलब होता है जांच पड़ताल से। किसका? जांच पड़ताल से। वर्तमान में कोई व्यक्ति, जब वर्तमान में कोई व्यक्ति अपनी अतीत की घटनाओं का क्रमवार अध्ययन करके अनुभव, ज्ञान और सीख प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? अनुभव, ज्ञान और सीख प्राप्त करता है। क्यों? किस उद्देश्य से? तो अपने भविष्य को संवारने के उद्देश्य से। तो इसी चीज को हम या इसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है, जांच पड़ताल सामान्य तौर पे। प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता भी कहते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाए तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास का पिता, भारतीय इतिहास का पिता कल्हड़ को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का पिता किसे बोला जाता है? कल्हड़ को बोला जाता है। अब कारण क्या है? जैसे इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास हमारा रामायण भी है, महाभारत भी है, वेद भी है, पुराण भी है, उपनिषद भी है, आरण्यक भी है ना? रामायण है, महाभारत, ये सब जो है कि हमारा इतिहास का हिस्सा है, इतिहास का पार्ट है। ये कहीं ना कहीं जो है कि हमारी अतीत को दर्शाता है, बताता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान दृष्टि से देखा जाए, जो वर्तमान में इतिहास का जो परिभाषा है, उस परिभाषा पे ये फिट नहीं बैठता। वर्तमान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्रमवार होना चाहिए, तिथि क्रमवार होनी चाहिए, राजवंश क्रमवार होना चाहिए, सारी चीजें जो है कि व्यवस्थित होनी चाहिए। अब इस तरह से रामायण नहीं लिखा गया, इस तरीके से महाभारत नहीं लिखा गया है, इस तरीके से वेद पुराण नहीं लिखे गए हैं। वो तो दिनांक के बजाय घटनाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है और घटनाओं को रखा गया है, उसका जो है कि एनालिसिस किया गया है, उसके बारे में बताया गया, उसका वर्णन किया गया है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या परिणाम रहा, इन सारी चीजों को बताया गया है। तो इसलिए विश्व लेवल पर इन सारी चीजों को इतिहास नहीं माना जाता है। हालांकि जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है, तो ऋग्वेद है, लेकिन उसे इतिहास का पार्ट नहीं माना जाता। सामान्य तौर पे इतिहास की परिभाषा के अंतर्गत वो नहीं आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, पहली बार जो इतिहास लेखन जो आज के परिभाषा के अकॉर्डिंग सटीक हमें देखने को मिलता है, वो कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी बिल्कुल क्रमवार, तिथिवार, वहां पे हर एक चीज मेंशन की गई है, हर एक घटना चीजें जो है कि वैसे ही मेंशन की गई है। इसीलिए कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, ऑफिशियल तौर पे राजतरंगिणी को भारत का पहला इतिहास की या पहली इतिहास की पुस्तक मानी जाती है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बेसिक चीजें देख रहे हैं और बहुत ज्यादा चीजें नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतीत का अध्ययन करना। अतीत का अध्ययन करना क्यों? सीख के लिए, समझ के लिए, अनुभव के लिए, जिससे हम भविष्य में उन घटनाओं, दुर्घटनाओं से बच सकें जो हमारे सभ्यता के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है ना। इतिहास का उद्देश्य क्या है? ज्ञान, समझ और विश्लेषण। ये ऑलरेडी मैं जब आपको इतिहास के बारे में बताया था पहले ही स्लाइड में, तो वहां पे इसको बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है। वर्तमान में पढ़ा जाता है, भविष्य की चीजों को क्रमवार, जो घटनाएं हैं क्रमवार तरीके से पढ़ा जाता है। कारण क्या होता है? उसकी एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके, उसकी एक समझ विकसित करना, ज्ञान प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना, जिससे कि हम अपने भविष्य में
या अपने भविष्य को संवार सके, ये उद्देश्य होता है। इतिहास के स्रोत कितने होते हैं? तो दो होते हैं। एक आपका लिखित स्रोत होता है, लिखित स्रोत होता है। दूसरा आपका पुरातात्विक या अलिखित स्रोत होता है, अलिखित स्रोत होता है। पुरातात्विक या अलिखित स्रोत होता है, ठीक है। दो ही स्रोत होते हैं, इसमें भी आगे आएगा, आगे आएगा। देखो जैसे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? तो पुरातात्विक स्रोत में आपकी समाधियां आ जाएंगी, समाधियां का मतलब कि कब्र, कब्र आ जाएंगी, भवनों के अवशेष आ जाएंगे, पात्र आ जाएंगे, पात्र मतलब बर्तन आ जाएंगे, बर्तन आ जाएंगे, इसके ईंट आ जाएंगे, मनके आ जाएंगे, ज्वेलरी आ जाएगी, है ना, चूल्हा वगैरह मिला है वो आ जाएगा, कोई औजार है वो आ जाएगा। ये सब कहाँ पे आएंगे? पुरातत्व में आ जाएंगे। और इसी के आधार पर, प्रमाण के ही आधार पे, पुरातत्व के आधार पे इतिहास लेखन किया जाता है ना। ये सारी सिक्के आ जाएंगे, अभिलेख आ जाएंगे, स्मारक आ जाएंगे, यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी। इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? तो साहित्य, अभिलेख व पुरातत्व, ये प्रमुख स्रोत हैं। तीन प्रमुख स्रोत हैं, साहित्य, अभिलेख और पुरातत्व। ये तीन जो है कि प्रमुख स्रोतों में यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शिलालेख विज्ञान। क्या कहलाता है? शिलालेख विज्ञान कहलाता है। और वो सारी चीजें जो पुरातत्व रूप में नहीं पाई जाती हैं और जो कहीं लिखी भी नहीं गई है, बट वो वर्बली या मौखिक रूप से कहीं ना कहीं संचार होते हुए हमारी आज भी पीढ़ी में विद्यमान है और हम उसे फॉलो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परंपराएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परंपराएं बोलते हैं या रीति रिवाज बोलते हैं। इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं, ज्ञान के लिए, अनुभव के लिए, भविष्य सुधारने के लिए। इतिहास क्यों जरूरी है? हम मॉडर्न इतिहास पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स कैसे आए, कैसे आए, कैसे उन्होंने यहाँ के राजा रजवाड़ों को लड़वाया, हमें आपस में लड़वा के अपना खुद का फायदा उठाया और फायदा उठा के धीरे 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 करके पूरे भारत को अपने कब्जा में ले लिया और भारत को गुलाम बना लिया। क्यों पढ़ते हैं? ताकि उनसे हम सीख ले सके, अनुभव ले सकें। आज दुनिया ग्लोबल है और दुनिया ग्लोबल है तो अगर इन चीजों को हम नहीं समझेंगे तो वही सारी गलती हम जो उस समय के राजा महाराजा रजवाड़े किए थे, आज हम वही सारी गलतियां करेंगे। और वही सारी गलतियां करेंगे तो फिर भी इंटरनेशनल कंपनियां आज भी आती हैं भारत में, आज भी वो हमें गुलाम बना सकती हैं। तो सतर्कता के लिए, भविष्य में सावधान रहने के लिए, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए इतिहास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतिहास किसका रिकॉर्ड है? तो घटनाओं का है, विचारों का है, संस्कृतियों का है ना। देखिए अध्ययन किसका है? समाज, इतिहास में किसका अध्ययन करते हैं? समाज का अध्ययन करते हैं, संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक संरचना का अध्ययन करते हैं, धार्मिक संरचना का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ये सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। व्यापार कैसे होता था, खेती बाड़ी लोग कैसे करते थे, किन किन चीजों का जो है कि आदान प्रदान होता था, किसका आयात होता था, किसका निर्यात होता था, बर्तन कैसे हुआ करते थे, यही सब तो यहां पे हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहास में किसका विश्लेषण होता है? तो घटनाओं का विश्लेषण होता है, व्यक्ति का विश्लेषण होता है और समाज का विश्लेषण होता है। तीनों का विश्लेषण अपने अपने स्तर पर होता है। इतिहास की प्रकृति क्या है? तो वैज्ञानिक और कलात्मक है। वैज्ञानिक है और कलात्मक है, दोनों है, दोनों है। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि प्रमाण के आधार पर लिखा गया है, साक्ष्य मिले, प्रमाण मिला, और प्रमाण मिला तो उसी के आधार पर फैक्ट हमें प्राप्त हुए और उन्हीं फैक्ट या तथ्यों के आधार पर हमने इतिहास लेखन कर दिया। यहां पे इतिहास में देखिए, सामान्य तौर पे इतिहास में देखेंगे तो कॉमन सेंस बहुत ज्यादा नहीं लगाया जाता है। जहां पे हमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, है ना, जहां पे भी हमको लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, तो जब लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं
तो हम वहां पे बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे हम आपको पढ़ते हैं, जैसे पढ़ा जाता है क्या, सिंधु सभ्यता पढ़ा जाता है। सिंधु सभ्यता क्या की जाती है, पढ़ी जाती है। तो सिंधु सभ्यता भी पढ़ा जाता है, तो वहां पे हमें बैल का साक्ष्य मिला है, बैल का साक्ष्य मिला है, बैल का साक्ष्य मिला है तो हम लिख दिए, इतिहासकारों ने लिख दिया कि इंडस वैली के लोग बैलों का जो है कि व्यापार में उपयोग करते थे, बैलगाड़ी यूज करते थे, उसकी मूर्ति मिली है, उसके जो है कि बैलगाड़ी की जो है कि खिलौने मिले हैं, हमें पता है बैलगाड़ी वहां पे चलती थी, बैल वहां पे थे। अब बैल थे तो कॉमन सेंस ये कहता है कि गाय भी पक्का होगी, बैल थे तो गाय भी पक्का होगी, श्योर है। ये कॉमन से ह्यूमन का जो कॉमन सेंस है वो इस चीज को बताता है। लेकिन समस्या अब कहां पे आ गई कि गाय का हमें साक्ष्य नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला है, तो इतिहासकार यहां पे नहीं लिखे हैं उस चीज को, उसको फोकस नहीं किया जाता है। क्यों? साक्ष्य नहीं मिला है। साक्ष्य हमें मिल जाएगा, हम लिख देंगे फिर से कि हाँ गाय से लोग परिचित थे, गाय वगैरह का दूध वगैरह निकालते थे, बढ़िया मस्त जो है कि उसको बेचते थे, कीनते थे, खाते पीते मौज मस्ती करते थे, बट हमें साक्ष्य नहीं मिला, हमने नहीं लिखा। तो इतिहास लेखन किस आधार पे होता है? प्रमाण या साक्ष्य के आधार पर होता है, उसी से तथ्य निकलते हैं, उसी के आधार पर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इतिहास लेखन में साक्ष्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साक्ष्य से ही आपका तथ्य मिला, तथ्यों को ही रचनात्मक तरीके से व्यवस्थित करके हमने क्या किया, कलात्मक तरीके से व्यवस्थित करके हमने इतिहास लेखन कर दिया। तो इतिहास का नेचर, प्रकृति कैसा है? वैज्ञानिक भी है और कलात्मक भी है। सामान्य तौर पे जो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनसे बात करो तो वो कहेंगे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब कथा कहानियां है, समाज शास्त्र, पॉलिटी, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, भूगोल, साइकोलॉजी, क्या ये कोई सब्जेक्ट है? कथा कहानियां है बस, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि साइंस में चले जाएंगे तो लगभग 90% चीजें फैक्चुअल होती है, करेक्ट होती है। मैथ में चले जाइए तो 100% की बात करेंगे। हाँ, आर्ट में थोड़ा सा इतिहास, भूगोल वगैरह, साइंस, सोशल साइंस वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लिबर्टी लेते हैं। 70% साइंटिफिक चीजें होती हैं, 30% यहाँ पे आपको कलात्मक चीजें होती हैं। रचनात्मकता यहाँ पे जो है कि थोड़े इसका रचनात्मकता का पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। साइंटिफिक जो है कि आर्ट वर्क के जो सब्जेक्ट है वो भी साइंटिफिक है, और जो साइंस वर्क के सब्जेक्ट है वो भी साइंटिफिक दोनों है, वैज्ञानिक दोनों हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, जैसे ये क्लास खत्म होगा ना तो मैं यहाँ पे लगभग 83 प्रश्नों को रखा हूं, और 83 प्रश्न ऐसे हैं जो हर लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वहां पे मैं दिखाऊंगा आपको कि एक एक प्रश्न कैसे कैसे एक ही फैक्ट को अलग अलग तरीके से घुमा घुमा कर पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। याद रखिएगा, कालक्रम या क्रोनोलॉजी क्या है? घटनाओं का क्रम, जो घटनाओं का जो क्रमवार अध्ययन है उसी को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी बोलते हैं। अक्सर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है कि घटनाएं या युद्ध या जो विदेशी भारत में आए हैं उनका जो है कि एक सेट दे दिया जाता है आपको, और कहा जाता है कि आप इसे सही क्रम में अरेंज कीजिए, घटित होने के सही क्रम में क्या कीजिए? अरेंज कीजिए। तो इसे क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी, समय क्रम। इतिहास की का वैज्ञानिक आधार क्या है? प्रमाण है। इतिहास लेखन किस पे आधारित होता है? तथ्य पे आधारित होता है। मैं ऑलरेडी आपको यहां पे बताया हूं कि
प्रमाणों से तथ्य की प्राप्ति होती है और तथ्यों के आधार पर जो है कि हम इतिहास लेखन करते हैं। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? प्रमाण। अभी मैंने बताया। इतिहास में साक्ष्य का महत्व क्या है? बहुत ज्यादा है, अधिक है, सर्वाधिक है। बिना साक्ष्य इतिहास आगे चल ही नहीं सकता। अब सपोज कीजिए सिंधु सभ्यता के इतने सारे हमारे पास साक्ष्य मिले, अगर वो हमें साक्ष्य मिलते ही नहीं तो हमारा इतिहास कहां से शुरू होता? वैदिक काल से शुरू होता। फिर पीछे का इतिहास, स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन होता ही नहीं। सिंपल सी चीज है ना। जहां से हमें लिखित साक्ष्य मिलता वहां से पता चलता। तो प्रमाणों का बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे? महत्वपूर्ण स्थान होता है। इतिहास में तथ्य कैसे मिलते हैं? प्रमाण से मिलते हैं। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हूं। किसने स्पष्टतः कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। किसने बोला था? थ्यूसिडाइडिस ने पूछा जो है कि बोला था। अब ये जो स्टेटमेंट है, बहुत फेमस कुछ स्टेटमेंट है इतिहास से संबंधित, वो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तिथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कालक्रम। क्या बोला जाता है उसे? कालक्रम बोला जाता है। इतिहास किसका अध्ययन है? मानव का, मानव जाति का अध्ययन है। इतिहास में जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, सब जो है कि मानव से जुड़ी होती हैं, मानव के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। इसीलिए मानव जीवन का अध्ययन ही या मानव सभ्यताओं का अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष है। कार्ल मार्क्स थे यूएसएसआर, रसिया के। उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने देखा कि एक वर्ग क्या है? शासित वर्ग है, जो लोगों पे शासन कर रहा है, पूंजीवादी लोग। और दूसरा वर्ग मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, जिसको उन्होंने बुर्जुआ शब्द दिया था। क्या शब्द दिया था? बुर्जुआ शब्द दिया था। और इन्होंने कहा कि ये दो वर्गों का, यानी कि शासित वर्ग और शासक वर्ग, दोनों के बीच का संघर्ष ही क्या है? इतिहास है। उनका अपना नजरिया था। इतिहास के विषय में किसका वर्णन है? कार्ल मार्क्स का है। इतिहास का अध्ययन किस दृष्टिकोण से होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है, सामाजिक दृष्टिकोण से होता है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से होता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है, धार्मिक दृष्टिकोण से होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से होता है। इतने सारे दृष्टिकोण से होता है। याद रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे राजनीतिक भी याद रखिएगा। राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण। इतने दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन होता है सामान्य तौर पे। इतनी सारी चीजें, ये फैक्ट, ये जो चीज है ना, ये एक तरीके से आपका बिल्कुल फाउंडेशन है। फाउंडेशन भाई, आप किसी भी आयोग लेवल पे चले जाइए। आयोग लेवल पे जब आप एग्जाम देते हैं, कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, भाई इसी सारी दृष्टिकोण से तो पढ़ना है। क्वेश्चन राइटिंग करना है, आंसर राइटिंग करना है, इसी सारी दृष्टिकोण से। उसका सामाजिक प्रभाव क्या रहा, धर्म पे प्रभाव क्या रहा, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या रहा, उसका वैज्ञानिक प्रभाव क्या रहा, संस्कृति कैसी विकसित हुई, यही चीज तो करना होता है। और क्या करना होता है? ठीक है। तो ये सारी बिल्कुल फंडामेंटल चीजें, बिल्कुल मूलभूत चीजें हैं जो बिल्कुल आपको जाननी जरूरी है। किसने द्वंदात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्वंदात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कार्ल मार्क्स ने। द्वंदात्मक भौतिकतावाद क्या है? तो वर्ग संघर्ष को ही द्वंदात्मक भौतिकतावाद कहा जाता है। जो मैंने आपको वर्ग संघर्ष बताया कि कार्ल मार्क्स के रिगार्डिंग इतिहास क्या है, शोषित और शासित वर्ग के लिए, है ना, शासक वर्ग के लिए और शोषित वर्ग के लिए के बीच में जो संघर्ष होता है वही इतिहास है। तो ये द्वंदात्मक भौतिकतावाद की बातें करते हैं। इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसका कहना है? सीले का कहना है। इतिहास मानव जीवन का दर्पण है, ये कौन बोलता है? कार्लाइल बोलते हैं। कार्लाइल, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत फेमस है।
इसको याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है, छोटे छोटे किसी भी एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि इतिहास एक विज्ञान है, ना तो उससे कम है ना तो उससे ज्यादा है। ये किसका कहना है? ब्यूरी का कहना है। ब्यूरी का कहना है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ये कौन बोलते हैं? ट्रेवेलियन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आज भी बहुत सारे जो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे कोई भी हो, उनको ऐसा लगता है कि इतिहास भूगोल ये सारी जो चीजें हैं वो साइंटिफिक नहीं है। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो वेनेडिटो क्रोचे ने ये बात बोली थी। आगे, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। E.H. कार ने ये बोला है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 बीसी में, 58 बीसी में हुआ। और शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 78 एडी में प्रारंभ हुआ। किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने। किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है ना, नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत कब शुरू होता है? 319 ईस्वी में जो है गुप्त संवत की शुरुआत होती है, ठीक है। विक्रम और शक संवत के बीच अंतर, आरंभ के बीच कितना अंतर है? तो 135। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान कैसे देना है? अगर आपको विक्रम संवत दिया है और शक संवत पूछ रहा है, तो उसमें इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, है ना। और अगर शक संवत दिया है, विक्रम संवत पूछ रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा। इतिहास का संबंध किससे नहीं है? गणित से नहीं। हालांकि गणित का इतिहास अपना है, अपना इतिहास है, उसमें बहुत सारे हमारे इतिहासकार हुए हैं। आर्यभट्ट हो गए, ब्रह्ममिहिर हो गए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, विद्वान हुए हैं जो कहीं ना कहीं गणित से, खगोल शास्त्र से जुड़े हुए रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। तो विक्रम संवत क्या होगा? तो विक्रम संवत जानने के लिए इसमें क्या कर देंगे हम? 100 इसमें आपका 135 इसमें ऐड कर देंगे, 135 ऐड कर देंगे, तो इसे क्या हो जाएगा आपका? 600। तो 600 एडी जो है कि यहाँ पे आपका विक्रम संवत हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने कैलेंडर में विक्रम संवत 263 लिखा हुआ है। तो शक संवत क्या होगा? इसमें से 135 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 1928 साके या शक संवत हो जाएगा। भारतीय इतिहास का विभाजन किसने किया है? तो भारतीय इतिहास का विभाजन सबसे पहले किया गया था जेम्स मिल के द्वारा। जेम्स मिल के द्वारा, ये एक अंग्रेज थे, है ना। इन्होंने इतिहास को बांटा, और कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, और धर्म के आधार पर। इस चीज को याद रखिएगा, ये धर्म के आधार पर बांटे, धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर इन्होंने जो है कि इतिहास को बांटा था। हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास, इस तरीके से इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा था। कौन कौन सा? हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास, 3 भागों में इन्होंने बांटा था। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए, ठीक है। इतिहास में परिवर्तन का कारण क्या है? समय है, मानव क्रियाएं हैं और प्रकृति है। मुख्य रूप से प्रकृति है ना। मुख्य रूप से परिवर्तन का कारण क्या है? प्रकृति है, और कुछ इनोवेशन है, नवाचार है। नवाचार से भी बहुत ज्यादा जो है कि परिवर्तन आ गया।
अब यहाँ पे डिटेल में कॉन्सेप्चुअल जा नहीं रहे हैं, है ना, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे मानव ने क्या किया, पत्थर जो है कि यूज करना शुरू किया, पत्थर उपयोग करना शुरू किया, तो उससे बहुत ज्यादा उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। बड़ा परिवर्तन कब आया, जब मानव लोहे का प्रयोग करना सीख लिया। तो लोहे का प्रयोग करना सीख लिया तो उसमें बहुत ज्यादा जो है कि परिवर्तन आ गया। लोहे के औजार बना के वनों को क्या किया, साफ कर दिए। यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें हैं, मानव द्वारा खोजी गई नई कोई तकनीकी या धातु या फिर प्रकृति में परिवर्तन हो जाए, इसके अकॉर्डिंग जो है कि चीजें परिवर्तन होता है। काष्ठ, अस्थि, शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है, तो कार्बन 14, कार्बन डेटिंग इसे बोलते हैं, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जीवाश्मों को, जितने भी पुरानी वस्तुएं हैं सॉरी, जितनी भी पुरानी वस्तुएं हैं उनका काल निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में कौन सा, तो कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक का तद अनुरूप है। ठीक है, तो 21 मार्च ज्यादा याद रखिएगा, 21 मार्च से। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक बता, ये याद करने का तरीका बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि चैत का जो 1 तारीख होता है 21 मार्च या आपका 22 मार्च से स्टार्ट होता है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक आप थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, डेट याद हो जाएगा। ठीक है, जो ये आपका शक संवत है इसे बोलते हैं हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग, इसे क्या बोलते हैं, हिंदू पंचांग बोलते हैं। और हिंदू पंचांग किस पे आधारित है, चंद्रमा पे। चाहे आप हिंदू पंचांग की बात करें, चाहे आप मुस्लिम पंचांग की बात करें, हिजरी संवत की बात करें, दोनों किस पे आधारित है, तो चंद्रमा पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है। तो सामान्य तौर पे मान के चलिए कि जब जो सूर्य है, सूर्य कर्क रेखा पर सॉरी नहीं भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे सीधा होता है, सीधा है ना, सीधा होता है 21 मार्च को, उसी डेट से आपका जो है कि स्टार्ट होता है क्या, हिंदू कैलेंडर। इस चीज को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तरीके से थोड़ा सा इसको याद रखेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, है ना। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब से आपका मकर रेखा पे सीधा होता है 21 जून को, उसके बाद से जैसे जैसे उत्तरायण चलता जाता है आपका सूर्य, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका 21 मार्च से चैत का महीना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने के लिए रिवाज बनाया, तो सेलेरियस ने। किसने बनाया, सेलेरियस ने। देखिए जेम्स मिल ने 3 भागों में बांटा, लेकिन वो धर्म के आधार पर बांटे, हिंदू इतिहास और मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास। ठीक है, यहां पे इन्होंने किसमें बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, 3 भागों में बांटा। किसने, सेलेरियस ने। किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी, अलबरूनी ने। अलबरूनी ने गुप्त संवत के स्टार्टिंग के बारे में बहुत सारी बातें यहां पे बता रखे हैं।
मानव जाति का पालना किसे बोलते हैं? अफ्रीका को बोलते हैं। मानव जाति का पालना किसे बोलते हैं? अफ्रीका को बोलते हैं। मानव संस्कृतियों का पालना किसको बोलते हैं? एशिया को बोलते हैं। मानव संस्कृतियों का पालना एशिया को बोलते हैं। आधुनिक मानव का सबसे निकटतम जीवित संबंधी, याद रखिएगा, जीवित संबंधी चिंपैंजी है। चिंपैंजी है। आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज कौन सा है? होमोसेपियंस है या क्रोमैग्नन मानव इसे बोलते हैं। इसी को क्रोमैग्नन मानव भी बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको आपने कोर्सेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्लास 8 to 10 के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बैच चलाया जाता है। साथ ही साथ आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएसयू या नवोदय, जितने भी ये एग्जाम है जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, या सीयूटी का जो होता है ना, सीयूईटी, ठीक है, इसकी तैयारी जो है कि कराई जाती है। साथ साथ आपका सीटेट, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम का जो है कि क्लासेज दी जाती है। इसके लिए आप चाहें तो हमारे संस्था के नंबर पे 9142411842 पे कॉल करके बात कर सकते हैं, या आपको जो है कि क्लास टुडे ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। यूट्यूब पे तो ये चीजें आपको क्लास टुडे का चैनल आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बिना देर किए आगे चलते हैं। मानव वंशानुक्रम का सबसे पहला पूर्वज, मानव वंशानुक्रम का सबसे पहला पूर्वज कौन था? रामापिथेकस। रामापिथेकस था। प्रथम मानव या कारीगर मानव किसे बोला जाता है? तो होमो हैबिलस को। होमो हैबिलस को कारीगर मानव बोला जाता है या प्रथम मानव बोला जाता है। इसी ने जो है कि औजार बनाना शुरू किया था। पत्थर के हैंडेक्स और अग्नि का आविष्कार करने वाला मानव कौन है? होमो इरेक्टस। देखिए, इसके बारे में तो नहीं पूछा जाता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि वो मानव का पूर्वज कौन था जिसने सबसे पहले आग का उपयोग किया था? तो होमो इरेक्टस था। कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? आहर संस्कृति। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है? भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है कि स्थित है, और ये प्राचीनतम गुहा या भित्ति चित्रकला यहां पे देखने को मिलती है। ये ऐसा जो है कि एक गुफा है जिसमें मानव निवास करते थे, और मानव निवास करते थे पहले जो है कि जैसे आपने पढ़ रखा है पाषाण काल में मानव क्या होता था? गुफाओं में रहता था या पेड़ों के ऊपर जो है कि रहता था। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे, भीमबेटका की गुफाओं में रहते थे, और वहां पे चित्रकारी वगैरह किया गया। चित्रकारी का विषय क्या है? तो विषय दैनिक जीवन है। कैसे वो दैनिक जीवन जीते थे, कैसे शिकार करते थे, कैसे शिकार को जो है कि मिल बांट के भूज भाज के पका उका के खाते थे, और जब शिकार लाते थे तो कैसे उसके चारों तरफ नृत्य वगैरह करते थे। ये सारा जो है कि वहां पे चित्रण किया गया है, दिखाया गया है भीमबेटका की गुफाओं में। आधुनिक भारतीय कला का पितामह किसे कहा जाता है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर को। मार्को पोलो कौन था? अन्वेषक था, यानी कि घुमंतू था, है ना। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य का है? असम का है। किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय लोग बोलते हैं? तो भारतीय आर्य। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं? तो भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग हैं। कॉमन एरा क्या है? क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट है। एडी क्या है? एनो डोमिनी है। एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये हो गया कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले, और एनो डोमिनी का मतलब ये हो गया ईसा मसीह के मृत्यु के बाद।
प्राचीन इतिहास का अंत किससे माना जाता है? तो प्राचीन इतिहास का अंत माना जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को अंतिम, चूंकि जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास में 3 भागों में बांटा गया है, तो जेम्स मिल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर्ष प्राचीन काल का अंतिम हिंदू शासक था। कौन था? अंतिम हिंदू शासक कौन था आपका? हर्षवर्धन था। मध्यकालीन इतिहास कब से शुरू होता है? तो 600 आपका 47 से शुरू होता है, और ये मोटा मोटा ये वही काल है जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती थी, शादी विवाह था नहीं, इसका कोई पुत्र वगैरह था नहीं, भारत क्या हो गया? अनाथ हो गया। 712 में देखते हैं, 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो गया, मुस्लिम आक्रांता आते चले गए, वहां से जो है कि मध्यकालीन भारत इतिहास हो जाता है स्टार्ट। आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब से होती है? 1757 से। हालांकि बहुत लोगों का मानना यह है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, वहीं से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर मुगल काल भी तो आता है। उत्तर मुगल काल मतलब कि औरंगजेब के मरने के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे, हालांकि कमजोर थे लेकिन थे, कुछ साल तक वो लोग रहे, है ना। इतिहास के मुख्य स्रोत कौन से हैं? लिखित व पुरातात्विक। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो चार्ल्स डार्विन की है। किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है। ये किससे संबंधित है? तो ये मानव के उद्भव और विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव के उद्भव और विकास से संबंधित है। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, वो क्या है? ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं मास्टर फाउंडेशन क्लास। मास्टर फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे जो है कि जीएस के लिए, बेसिकली आर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, है ना। जीएस हो गया, जीके हो गया, जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। ये बहुत ही जो है कि नॉमिनल कीमत पे आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा। और चार अब तो जो है कि क्लास हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो गई है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप करना चाहते हैं, आप कांटेक्ट करके जो है कि बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे नंबर दे रखा है 9560926652। ठीक है, ऑल वन डे एग्जाम का जो है कि तैयारी की जाती है, पक्की तैयारी, ये सारी बातें यहाँ पे दे रखा है। यूट्यूब पे आप जो है कि अगर ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करके ऐप आपको आसानी से मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे क्लास टुडे का ऐप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, जो फैक्ट था वन लाइनर टाइप का, उसको हमने फटाफट यहां पे देख लिया। अब जो चीजें हमको देखनी है, अब प्रश्न देखना है, प्रश्न देखना है। हालांकि यहाँ पे जो ऊपर कुछ प्रश्न है, 8-10 प्रश्न है, इसके सामने कोई ईयर वगैरह, एग्जाम वगैरह का नाम नहीं लिया गया है, लिखा गया है, बट ये ठीक है, या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है, वही क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। हालांकि आगे चल के देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, बिना देर किए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट, यहाँ पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फटाफट बोलते चलिए। अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? अभी मैंने आपको बताया आहार संस्कृति क्या है, सबसे प्राचीन है। आहार संस्कृति क्या है? सबसे प्राचीन है। यानी कि हम वही चीजें धीरे धीरे, मतलब कि जितने भी आपको मैंने चीजें कराई, वो सीधे ऐसे चीजें हैं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, लाइन टू लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका कहां पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है,
कभी कभी एग्जाम में तो यही पूछ लेता है कि भीमबेटका भारत के किस राज्य में है, तो एमपी में है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, है ना। प्रश्न संख्या 3, आधुनिक भारतीय कला का पितामह किसे बोला जाता है? अवनींद्र नाथ ठाकुर को। ये भी मैंने आपको कराया सारी चीजें। चौथा, मार्को पोलो कौन था? अन्वेषक था, खोजकर्ता, इसको बोलते हैं खोजकर्ता, खोजकर्ता, खोजकर्ता। ठीक है। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। इसका मतलब आगे चल के जब हम संस्कृतियां देखेंगे तो वहां पे सारे जो है कि नृत्य वगैरह भारत के जो है कि जितने भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नृत्य हैं सबको हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो भारतीय आर्य, भारतीय आर्य समूह की भाषा को सर्वाधिक यहां पे बोला जाता है। नेक्स्ट, कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं। हिंदू एरा नहीं, मिश्रण ऐसा कुछ नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा नहीं। क्रिश्चियन एरा है जो अब पूरी दुनिया में अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, बिल्कुल सही है, कॉमन एरा। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां पे या तो अतीत की कोई स्मृति प्राप्त होती है या अवशेष मिलते हैं, वो क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। नहीं, खनन तो खनन उत्खनन कहीं भी हो जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही क्या बोलते हैं? इतिहास का पिता बोला जाता है, इतिहास का पिता बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा था इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? ये बात किसने बोली थी? ये बोले थे थ्यूसिडाइडिस ने, थ्यूसिडाइडिस ने। ये सारी चीजें हम आपको कराए हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे प्रश्न ऐसे हैं, अब यहाँ पे सारे प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सारे एग्जाम्स जो है कि यहाँ पे मैक्सिमम एग्जाम्स को कवर करने की कोशिश है। कारण क्या है? चीजें लिमिटेड है और उसी चीज को घुमा घुमा के अलग अलग एग्जामों में उन्हीं सारी चीजों को पूछा जाता है। ठीक है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से संबंधित है। इतिहास का पिता इन्हीं को बोला जाता है। अब ये देखिए ये कितने बार पूछा गया है प्रश्न, अब इसके बारे में देख लीजिए कि आरएस में राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में 2018 में पूछा गया है। ठीक है। चीजें सेम ही होती है, बस वही चीजों को घुमा घुमा के पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? क्या है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्ग के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। निम्नलिखित में से किसने द्वंदात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने। वही तो चीजें मैंने आपको बताई अभी। 14, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के मदद से समझाया? तो द्वंदात्मक भौतिकतावाद, है ना, शोषित और शासित वर्ग। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका सीले का। किसका कथन है? ये सीले का कथन है। अब ये थोड़ा सा मिलाने वाला है ना, मिलान करने वाला 16 का। ये है आपका ओक्साट, ट्रेवेलियन, कलिंगवुड और ब्यूरी। ठीक है। अब ये आपका विद्वान है, लेखक है, और ये इतिहास की परिभाषा है।
और ये पूछा किस में गया है, नेट जेआरएफ। ये थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न है, बट बात ये है ना कि हाई लेवल का जो प्रश्न होता है वही लो लेवल में घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत आसान सा बिल्कुल जो है कि डिफिनीशन आपको याद हो जाएगा कि इतिहास विज्ञान है, न तो विज्ञान से कम है ना विज्ञान से ज्यादा है। ये सीधा सीधा पहले फटाफट देख लीजिए कि कौन सा यह जो इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, ये बात अभी इस पे करते हैं। हाँ, ये है विज्ञान है, इससे कम नहीं है, इससे अधिक नहीं है, ये बात यहाँ पे की गई है। तो 4 का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। अब 4 का डी कहाँ कहाँ है, तो 4 का डी यहाँ है, 4 का डी यहाँ है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन वैज्ञानिक नहीं है, ट्रेवेलियन अभी हमने देखा, ट्रेवेलियन साहब ने ये बोला था, तो बी का 4 होना चाहिए, बी का 4 यहां पे है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 डिफिनीशन बस पता थी, 2 डिफिनीशन के आधार पे हमारा काम हो गया। संपूर्ण इतिहास क्या है, ए का कौन सा होगा, तो ए का 3 होगा, यानी कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है, कलिंगवुड का क्या है, तो कलिंगवुड ये कह रहे हैं कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। चलो, ये भी नेट जेआरएफ का प्रश्न है। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, तो ये बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था, क्रोचे ने कहा था। अभी हम आपकी इसके बारे में बात की है। प्रश्न संख्या 18, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था, तो ये कहा था E.H. कार ने। किसने कहा था, E.H. कार ने कहा था। अभी मैंने आपको बताया ये चीज। प्रश्न संख्या 19, विक्रम संवत प्रारंभ होता है, विक्रम संवत कब प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ होता है 78 में, है ना, 78 में। सॉरी, नहीं, कभी कभी जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाता है। 58 बीसी में, ठीक है, 58 बीसी में, 58 बीसी में। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में, 78 ईस्वी में हुआ था, तो वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, हाँ, ओके, कनिष्क याद रखिएगा इसको, कनिष्क, कनिष्क, स इसमें आ रहा है, स आ रहा है, शक संवत, इसको थोड़ा सा कनेक्ट रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। किसमें पूछा गया, एसएससी में पूछा गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत, विक्रम संवत 58 ईस्वी में आरंभ हुआ। किसमें आरंभ हुआ, 58 ईस्वी में आरंभ हुआ। ठीक है, ये तो करेक्ट है। शक संवत सन 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, ये भी करेक्ट है। गुप्त संवत 319 एडी में आरंभ हुआ, ये भी करेक्ट है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 में शुरू हुआ, ये गलत है। क्यों, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, उसके बाद मोहम्मद गजनबी गौरी आते हैं, उसके बाद जो है कि गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये चीज जो है कि थोड़ा सा गलत है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होना चाहिए, बस ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है, 135 वर्ष का अंतर है। ये ऑलरेडी हो चुका है, नेट जेआरएफ में पूछा गया है। हालांकि ये ऐसा प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक संवत वर्ष
465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करते हैं तो कितना हो जाएगा? 600 ईस्वी हो जाएगा, 600 ईस्वी हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? शक संवत कितना होगा? 135 इसमें से क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। तो 135 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1928 शक संवत में। ठीक है, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा को? नहीं 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 नहीं। भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहां पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 27, कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 को अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों के, जीवाश्मों के आयु के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक पर तदानुरूप है? तो 22 या 21 मार्च, 22 या 21 मार्च। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल-बरूनी ने। कहा गया? अल-बरूनी ने दिया है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 31, मानव, ये देखिए एसएससी वगैरह में पूछा गया है, ये सारी पूछी गई चीजें। मानव के सबसे निकट संबंधी जीवित जीव कौन सा है? चिंपैंजी है। अगर आपसे पूछ दिया है कि मानव का सबसे निकटवर्ती पूर्वज जो जीवित है, जिंदा है अभी, तो कौन सा है? चिंपैंजी है। 32, सबसे पहले औजार बनाने वाला मानव कौन था? औजार बनाने वाला मानव कौन था? तो ये है आपका होमो हैबिलस, इसने सबसे पहले औजार बनाया था। आग का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? अब यहां पे देख लीजिए, तो देखिए थोड़ा सा कितने बार प्रश्न पूछा गया। यूपी टेट 2018 में पूछा गया है, एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, आग का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो होमो सैपियंस ने किया था, होमो हैबिलस ने किया था, होमो इरेक्टस ने। मैंने बताया था होमो इरेक्टस जो है कि आग का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था, पहला व्यक्ति। निडरथल मानव का मानसिक आकार कैसा था? तो आधुनिक मानव के समान। एनटीपीसी में पूछा गया 19 में। मानव का सीधा चलना, है ना, सीधा चलना किसके कारण संभव हुआ? किसके कारण संभव हुआ? रीढ़ और श्रेणी संरचना के कारण संभव हुआ। सबसे पहले सीधा चलने वाला मानव कौन था? होमो इरेक्टस। इस चीज को भी याद, यहां पे मैंने थोड़ा सा इसको डाल रखा है, ऑलरेडी डाल रखा है। अब देखिए यहां पे ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2020 में, और यूपी टेट जो है कि 17-20 में 2 बार जो है कि ये पूछा गया है। तो ये तो एक तो ऐसे ही पूछा गया है कि मानव को, या हमारे पूर्वज जो भी थे, वो सीधा चलना पॉसिबल कैसे हुआ? तो रीढ़ की हड्डी और श्रेणी संरचना के कारण जब मजबूत हुई तो उसके कारण सीधा चलना क्या हो गया? पॉसिबल हो गया। लेकिन यह भी एक बार पूछा गया है कि सबसे पहले सीधा चलने वाला हमारा पूर्वज कौन था? तो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस था जो सीधा चलना प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं। मानव के विकास का सही क्रम क्या है? मानव के विकास का सही क्रम आपका यूजी एसएससी सीजीएल में 2017 और यूपी टेट आपका 2019 में ये जो है कि पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ए, उसके बाद होमो हैबिलस एच, उसके बाद होमो इरेक्टस HE,
है ना, और उसके बाद होमो सैपियंस SH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहां पे। निडरथल मानव किस काल में पाया जाता था? तो ये एक्चुअली पाया जाता था आपका पूरा पाषाण काल में। कब पाया जाता था? पूरा पाषाण। हालांकि ये पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। होमो सैपियंस या मानव का अर्थ क्या है? क्या है? बुद्धिमान मानव। क्या है? बुद्धिमान मानव। बुद्धिमान मानव किसे बोला जाता है? होमो सैपियंस को। ठीक है, भारत का क्या बोलते हैं, मानव का निकटवर्ती पूर्वज होमो सैपियंस या क्रोमैग्नन मानव, है ना, यह हो जाएगा। जीवित में पूछा जाएगा तो चिंपैंजी हो जाएगा। ये सारी चीजें, अब ये देखिए कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। यूपी टेट 2016 में, रेलवे एनटीपीसी 2019 में पूछा गया, एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या माना जाता है, या मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा? अब देखिए यहाँ ये दो प्रश्न हैं, फैक्ट एक ही है, आंसर सेम होगा, आंसर में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन इसी को दो तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या माना जाता है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है, मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि सिद्धांत जो माना जाता है प्रकृति चयन को। किसे माना जाता है? प्रकृति चयन को माना जाता है। हम्म। 40 नंबर प्रश्न, मानव का उद्भव सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ? एक तो ये सीधा सीधा है, मानव का विकास किस महाद्वीप में प्रारंभ हुआ, या इसी को बोला जाता है मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना किसे बोला जाता है? अफ्रीका को। मानव सभ्यताओं का पालना एशिया को। अब ये देखिए कितने बार प्रश्न पूछा गया है, तो सीजीएल में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, 2 बार प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते प्रश्न संख्या 41, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। हिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? जांच पड़ताल करना। इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है? जांच पड़ताल करना। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कल्हड़ को बोला जाता है। कौन सी भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतीत का अध्ययन करना। अतीत का अध्ययन करना और भविष्य को संवारना। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास का अंत किससे माना जाता है? हर्षवर्धन की मृत्यु से माना जाता है 647 एडी में माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास कब से शुरू होता है? 647 से, जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब से माना जाता है? 1757 से, जब उत्तरवर्ती मुगल कमजोर पड़ जाते हैं। आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब से माना जाता है? सॉरी, आधुनिक इतिहास का क्या, इससे पहले क्या था? ठीक था, ओके। आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब से माना जाता है? ये भी ठीक था, हो गया। तो फिर अब क्या आ गया? हाँ, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है। संवाद है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट, इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लिखित व पुरातात्विक या अलिखित। पुरातात्विक स्रोत में क्या शामिल है?
क्या शामिल है? सिक्के भी शामिल है, अभिलेख भी शामिल है, स्मारक भी शामिल है, ध्वंस भवनों के ध्वंसावशेष भी शामिल है, कब्र भी शामिल है, सिक्के भी शामिल है, फिर क्या बोलते हैं, बर्तनों के टुकड़े भी शामिल हैं, खिलौने शामिल हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं सभी, ऑल अबाउट डी। आगे चलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेख विज्ञान। क्या कहलाता है? शिलालेख विज्ञान कहलाता है। 54 सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये यहाँ पे तो हर 2 ही जगह लिखा गया है कि आपका यूपी टेट 2019 और रेलवे एनटीपीसी 2020। हालांकि इसके अलावा भी देखेंगे तो और बार पीसीएस वगैरह में और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। कालक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? कालक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? स्थान, घटना, तिथि नहीं, समय क्रम। क्या कहलाता है? समय क्रम। समय क्रम कहलाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। समय क्रम हो गया ना? हाँ ठीक है। समय क्रम। बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। एडी क्या है? एनो डोमिनी, है ना? एनो डोमिनी। भारतीय इतिहास का विभाजन किसने किया है? जेम्स मिल ने। कितने भागों में किया है? 3 भागों में किया है। आगे आ जाएगा वो भी। 3 भागों में किया है। कौन कौन से? हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास। इतिहास का संबंध किससे है? अतीत से है, वर्तमान से है, भविष्य से है। देखिए संबंध तीनों से है। संबंध किससे है? तीनों से है। वर्तमान में अतीत का अध्ययन करते हैं भविष्य सुधारने के लिए। इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, या इतिहास का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान के लिए, अनुभव समझ के लिए, भविष्य सुधारने के लिए। हाँ बिल्कुल, सभी के लिए है, सभी के लिए है। आगे, इतिहास का वैज्ञानिक आधार क्या है? अब ये देखिए, ये ऐसा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से बार बार घुमा फिरा करके पूछा गया। अब इसको देखिए कितने बार इस प्रश्न को पूछा गया है। देखिए यूपी टेट आपका 2017, 18, 19 3 साल पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में 2017 और 20 में पूछा गया है। एनटीपीसी 2016 और 20 में पूछा गया है। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी में जो है कि 18 और 19 में पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी में 2019 में पूछा गया है। कितने बार इस प्रश्न को पूछा गया है और अलग अलग तरीके से। पहले पूछा इतिहास का वैज्ञानिक आधार क्या है, इतिहास में सत्य कैसे निर्धारित होता है, इतिहास किसके बिना अधूरा है, इतिहास में तथ्य कैसे प्राप्त होते हैं, इतिहास में सत्यापन कैसे होता है। अब ये अलग अलग तरीके से प्रश्न घुमा करके पूछा गया है और इसका एक ही ऑप्शन होगा, क्या? प्रमाण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 63, तिथियों का या समय क्रम का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? या इतिहास में घटनाओं का क्रम क्या कहलाता है? तो कालक्रम या क्रोनोलॉजी कहलाता है। कालक्रम या क्रोनोलॉजी कहलाता है। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? तो साहित्यिक स्रोत भी है, अभिलेख भी है, पुरातत्व भी है। डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सारे हैं। इतिहास मानव जीवन का दर्पण है, ये किसने बोला है? कार्लाइल ने बोला है। इतिहास लेखन किस पर आधारित है, या इतिहास का आधार क्या है? तो तथ्य, तथ्यों के आधार पर इतिहास लेखन क्या किया जाता है। और तथ्यों की प्राप्ति कहां से होती है? तो प्रमाण से होती है। प्राचीनतम स्रोत क्या है, या प्राचीन इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? लिखित, मौखिक, साहित्यिक, पुरातात्विक। तो प्राचीनतम स्रोत क्या है? पुरातात्विक। क्या है? पुरातात्विक। जो प्राचीन इतिहास है उसमें जो है कि पुरातात्विक जो चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा जो है कि यहाँ पे हमें महत्व देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इतिहास किसका अध्ययन है, या इतिहास का मुख्य विषय क्या है? तो मानव जीवन। मानव जीवन के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है। मानव जीवन, मानव सभ्यताओं का अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास का संबंध किस विषय से नहीं है? गणित से नहीं है, समाज से, राजनीति से, संस्कृति से है, अर्थव्यवस्था से है, धर्म से है,
मौखिक स्रोत क्या कहलाते हैं? परंपराएं और रीति रिवाज इतिहास के मौखिक स्रोत हैं। इतिहास किसका रिकॉर्ड है? तो घटनाओं का भी है, विचारों का भी है, संस्कृतियों का भी है, सभी का है। इतिहास का अध्ययन किस दृष्टिकोण से होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है, सामाजिक दृष्टिकोण से होता है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से होता है, धार्मिक दृष्टिकोण से होता है, धार्मिक दृष्टिकोण से होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से होता है, इस सारे दृष्टिकोण से होता है सभी। ठीक है, आगे। इतिहास में परिवर्तन का कारण या इतिहास में परिवर्तन किससे आता है? तो बेसिकली समय, मानव क्रिया और प्रकृति। तो यहाँ पे जो है कि होना तो चाहिए बी, लेकिन ऑल द एबाउ होगा यहाँ पे करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति में परिवर्तन आने से भी परिवर्तन हो जाता है इतिहास में। मानव क्रियाओं के वजह से जो देखो, मानव क्रिया के वजह से प्रकृति में परिवर्तन आ जाएगा, प्रकृति में परिवर्तन होगा, समय परिवर्तित हो जाएगा, ऑल द एबाउ हो जाएगा डी। इतिहास में किसका विश्लेषण होता है? घटनाओं का विश्लेषण होता है, व्यक्तियों का विश्लेषण होता है, समाज का, सभी का विश्लेषण होता है। नेक्स्ट, इतिहास किसका दर्पण है? मानव जीवन का दर्पण है, समाज का दर्पण है, संस्कृतियों का दर्पण है, सबका दर्पण है। इतिहास के मुख्य स्रोत कौन से हैं? लिखित व पुरातात्विक हैं। 77, इतिहास का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? कल्पनाओं से, स्रोतों से, मिथकों से, स्रोतों से प्राप्त होता है, स्रोतों से प्राप्त होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसका दिया हुआ है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका दिया हुआ है? हर्बर्ट स्पेंसर का। किसका दिया हुआ है? हर्बर्ट स्पेंसर का। निडरथल मानव कहां पाए जाते थे? तो निडरथल मानव मुख्य रूप से पाए जाते थे आपके यूरोप में। ये यूपी टेट आपका 2018 रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्रो-मैग्नन मानव किसके समान थे? तो आधुनिक मानव के समान, इन्हीं को बोलते हैं होमोसेपियंस। मानव का विकास किस युग में हुआ? मानव का विकास किस युग में हुआ? तो मानव का विकास मेनली जो माना जाता है वो माना जाता है सेनोजोइक में। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आज की क्लास का जो है कि लास्ट क्लास ये है 83, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रारंभिक पूर्वज किस प्रकार का जीव था? पूर्ण मानव था, बानर जैसा था, आधुनिक मानव था, गुफा मानव था? तो ये बानर जैसा मानव था। कैसा था? वानर जैसा मानव था। ये पूछा गया है यूपी टेट 2017 में, रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लास जो है कि डेमो क्लास आपका कंप्लीट हो गया। ये आपको यूट्यूब पे मिला है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपको यूट्यूब पे एज इट इज सेम टू सेम चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्लास इतिहास के बारे में देखा जाएगा। तो अब सीधा सीधा अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो वो स्टार्ट करेंगे स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, और क्या बोलते हैं वो वैदिक कल्चर। 2-3 टॉपिक एक ही में जो है कवर करेंगे। साथ ही साथ हम आपको क्वेश्चन भी वहां पे कराते चलेंगे। जो हम आपको कराएंगे, जो भी आपका हम जो है कि क्या बोलते हैं क्लास कराएंगे, साथ ही साथ प्रश्न भी हम आपको कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्ले स्टोर से क्लास टुडे की ऐप जो है कि इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।